हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है फेडरल पॉलिटी के बारे में। हमने समझा था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसे हमने डिटेल में समझा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा फेडरल पॉलिटी और यूनिटरी पॉलिटी के बीच में छोटा सा डिफरेंस, और हम उसके बाद देखेंगे 7th शेड्यूल को, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप लोगों ने जरूर बने रहना है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चीज को समझकर। दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम मई में है ना। आप इन वीडियोस को सिर्फ सुनकर ही समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फेडरल पॉलिटी एंड यूनिटरी पॉलिटी के बारे में। ओके दोस्तों, जो फेडरल पॉलिटी होती है हमारी, है ना, फेडरल पॉलिटी हम जानते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वे होते हैं जो दो लेवल पे पॉलिटी एस्टेब्लिश करें या दो लेवल पे गवर्नमेंट को स्थापित करें, एक यूनियन लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। फेडरल पॉलिटी में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही एस्टेब्लिश करता है ड्यूल पॉलिटी, यानी यूनियन पे भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है और स्टेट पे भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यह इस कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर्स देता है यूनियन को भी और कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर्स देता है स्टेट्स को भी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, Constitution gives powers to the union government, and Constitution also gives specific powers to the state governments. Okay, मान लो स्टेट, जितनी भी स्टेट्स होंगी उनको पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू union government, and constitution also gives specific powers to states, है ना। also gives specific powers to states। ओके, तो states यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है वो not because of the union government but state एग्जिस्ट करती है because of the constitution। here constitution gives a specific powers to the state governments। ओके, बट इन यूनिटरी पॉलिटी में क्या होता है दोस्तों? यूनिटरी पॉलिटी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक लेवल पे पॉलिटी एस्टेब्लिश करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन पॉलिटी को एस्टेब्लिश करता है, एक लेवल पे पॉलिटी एस्टेब्लिश करता है, यूनिटरी पॉलिटी को एस्टेब्लिश करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को। किसे पावर देता है दोस्तों? यूनियन गवर्नमेंट को। ओके, फिर यूनियन गवर्नमेंट आगे पावर्स देती है टू दी स्पेसिफिक स्टेट्स, है ना। यदि यूनियन गवर्नमेंट आगे पावर्स देती है किसे? स्टेट्स को। ओके, मान लो स्टेट कितने भी है नंबर्स में, ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेसिफिक पावर्स टू यूनियन गवर्नमेंट, and then union government gives specific powers to the state। यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करती है नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द यूनियन, है ना। यूनियन एस्टेब्लिश करती है यहाँ पे स्टेट्स को। ओके, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस हमें मालूम चल गया है फेडरल पॉलिटी और यूनिटरी पॉलिटी में कि फेडरल पॉलिटी में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे स्टेट्स एग्जिस्ट करती है नॉट बिकॉज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेसिफिक पावर्स टू द स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी पॉलिटी को एस्टेब्लिश करता है, एक लेवल पे पॉलिटी को एस्टेब्लिश करता है। फिर यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड देन फर्दर यूनियन गिव्स स्पेसिफिक पावर्स टू द स्टेट। यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों आपका बेसिक डिफरेंस है सबसे पहला, ओके। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं दोस्तों कि कौन कहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ कहाँ पे फेडरल पॉलिटी है, अगर मैं उसकी बात करूं, फेडरल पॉलिटी की बात करूं, तो फेडरल पॉलिटी एग्जांपल हम देखें, है ना, तो यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल पॉलिटी। यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल पॉलिटी। कनाडा हो गया, है ना, कनाडा भी एक फेडरल स्टेट देखी थी हमने, है ना। इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंडिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, है ना। इंडिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए, कनाडा। एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कंट्रीज के जिनमें फेडरल पॉलिटी है। तो वही अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यूनिटरी पॉलिटी के अगर एग्जांपल देखूं तो जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया हमारा, है ना। फिर हमारा जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, है ना, फ्रांस हो गया। ये कुछ एग्जांपल है किसके, यूनिटरी पॉलिटी के, यूनिटरी पॉलिटी के, ओके। दूसरा दूसरा जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पहला डिफरेंस देखा, दूसरा जो डिफरेंस देखो आप, दूसरा मेजर या बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, वो यह है कि फेडरल पॉलिटी में डिवीजन ऑफ पावर्स भी होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो वही यूनिटरी पॉलिटी में देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस होता है यूनिटरी पॉलिटी में दोस्तों, वो क्या होता है, यहाँ पे होता है दूसरा कि डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरल पॉलिटी में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और यहाँ पे देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स, यहाँ पे देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स, देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ओके। अब अगर डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, इसका मतलब है कि जो स्टेट है ना, स्टेट्स को पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे फेडरल पॉलिटी में जो स्टेट्स होती है, दे कैन मेक लॉज फॉर देयर ओन, है ना। वे अपने लिए, अपनी स्टेट्स के लिए लॉज बनाते हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर देयर ओन। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स मेक लॉज फॉर देयर, मेक लॉज फॉर देयर ओन। यहाँ पे स्टेट्स अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से अपनी स्टेट में लॉज बनाते हैं। तो वही, है ना, वही यहाँ पे स्टेट्स, है ना, स्टेट्स अपने लिए लॉज नहीं बनाते हैं। स्टेट कैन नॉट मेक लॉज फॉर देयर ओन, मेक लॉज फॉर देयर ओन, ठीक है, वह अपने लिए लॉज नहीं बनाते। क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पे स्टेट कैन नॉट मेक लॉज फॉर देयर ओन, यहाँ पे स्टेट अपने लिए लॉज नहीं बनाती है। तो फिर स्टेट के लिए लॉज कौन बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेट के लिए लॉज कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। स्टेट के लिए भी लॉज कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाता है। तो फिर अगर यूनियन गवर्नमेंट ही स्टेट्स के लिए लॉज बनाएगा तो फिर स्टेट्स का क्या काम रह गया, तो स्टेट का यहाँ पे काम सिर्फ और सिर्फ उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का रहता है, ओके। यहाँ पे लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम रहता है स्टेट्स का, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स अपने लिए लॉज भी बनाती है और लॉज को इम्प्लीमेंट भी करती है, ओके। यहाँ पे लॉज को इम्प्लीमेंट भी करती है। लॉज इवन फॉर द स्टेट मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे द लॉज इवन फॉर द स्टेट, द लॉज इवन फॉर द स्टेट मेड बाय यूनियन, ओके, यूनियन। और यहाँ पे स्टेट्स का काम क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, लॉज इम्प्लीमेंटेशन।
उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम है सिर्फ यहाँ पे इन स्टेट्स का। ओके, तो ये था हमारा दूसरा मेजर डिफरेंस बिटवीन दी फेडरल पॉलिटी एंड यूनिटरी पॉलिटी। अगर मैं डिफरेंस देखूं, नेक्स्ट डिफरेंस देखूं, है ना, नेक्स्ट डिफरेंस देखूं मैं थर्ड, तो क्या रहेगा, जो फेडरल पॉलिटी होती है दोस्तों, है ना, फेडरल पॉलिटी हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन दो लेवल पे पॉलिटी एस्टेब्लिश करते हैं, यूनियन और स्टेट लेवल पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड चाहिए, यानी कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो वही यूनिटरी पॉलिटी में कैसे होते हैं दोस्तों, थर्ड डिफरेंस है, यूनिटरी पॉलिटी में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अकेला यूनियन या फिर स्टेट अकेला ही नहीं कर पाएगा, दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी पॉलिटी में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कि अकेला ही यूनियन अमेंड कर देता है, यूनियन कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलैटरली। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अकेला ही अमेंड कर देता है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को अकेले ही अमेंड कर देती है यूनियन गवर्नमेंट इन यूनिटरी पॉलिटी। अगर फोर्थ डिफरेंस में अगर देखूं, तो हमें जो फोर्थ डिफरेंस है हमारा फेडरल पॉलिटी और यूनिटरी पॉलिटी में, वो है कि फेडरल पॉलिटी में हमें पता है दोस्तों, टू मेंटेन द फेडरल स्टेट हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न चाहिए। तो और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दोस्तों, वो रिटर्न भी हो सकते हैं, वे रिटर्न भी हो सकते हैं एंड अनरिटन भी हो सकते हैं, वो रिटर्न भी हो सकते हैं और अनरिटन फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। अगर अनरिटन एग्जांपल लूं, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहीं रिटर्न की मैं अगर बात करूं, तो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, फ्रांस यूनिटरी पॉलिटी, और फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रांस में कैसा है दोस्तों, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो वही हमें पता है नेक्स्ट जो हमें चाहिए होता है टू मेंटेन द फेडरल स्पिरिट, वो क्या होता है, वो क्या होता है दोस्तों, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए वो सुप्रीम होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होने चाहिए, है ना, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं बचती है। लेकिन यहाँ पे चलता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम में नहीं भी हो सकता है, मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, मे नॉट बी सुप्रीम, मे नॉट बी सुप्रीम। अगर दोस्तों सुप्रीम की मैं बात करूं, तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे, ऐसा कौन सी कंट्री है जहां पे यूनिटरी पॉलिटी है लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो एग्जांपल है दोस्तों जापान का, एग्जांपल है जापान। जापान यूनिटरी पॉलिटी है, हमने बताया यूनिटरी पॉलिटी है, लेकिन वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, सुप्रीम। और सुप्रीम नहीं है वहां कहां पर है, ब्रिटेन में, है ना, यूके में, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम नहीं है। ब्रिटेन में सुप्रीम क्या है, ब्रिटेन में सुप्रीम है आपकी पार्लियामेंट, है ना, कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। ओके, तो ये हमने डिफरेंस देखे। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा, फेडरल पॉलिटी में हमें चाहिए, फेडरल पॉलिटी में हमें चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड करें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय संसद, ठीक है, द्विसदनीय संसद को प्रोवाइड करें। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे कि हमारी लेजिस्लेचर का नाम है पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में दोस्तों दो हाउस है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और दूसरी राज्यसभा। तो ये होते हैं हमारे दो सदन, दो सदन को हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ऐसी लेजिस्लेचर जिसमें दो सदन हो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है। यूनिकैमरल, तो वही यूनिटरी पॉलिटी में दोस्तों, यूनिटरी पॉलिटी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकती है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकती है, तो वही यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकती है। अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का एग्जांपल दूं मैं, तो ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो
बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, तो वही यूनिकैमरल की बात करूं तो चाइना जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा मेजर बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी पॉलिटी एंड फेडरल पॉलिटी। ओके, यूनिटरी पॉलिटी और फेडरल पॉलिटी में ये था हमारा थोड़ा सा डिफरेंस। अब हम देखेंगे दोस्तों सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या समझेंगे दोस्तों सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों जो सेवंथ शेड्यूल है ना, सेवंथ शेड्यूल आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246 ऑफ द आर्टिकल 246 of the Indian Constitution deals with the seventh schedule, that is division of powers, that is division of powers। किस seventh schedule क्या है दोस्तों? division of powers between the union and states, division of powers। okay, Constitution, Indian Constitution divides the powers between union and state in terms of three lists, that is union list, state list and then concurrent list। okay, अगर इन्हीं ही हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखते रहिए। क्या है दोस्तों इसमें जो यूनियन लिस्ट है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन थे वो थे 97 सब्जेक्ट। ओरिजिनली कितने थे दोस्तों? 97 सब्जेक्ट। तो वही स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे दोस्तों? 66 सब्जेक्ट। तो वही कंकरेंट लिस्ट में दोस्तों ओरिजिनली थे हमारे पास 47 सब्जेक्ट। वही अगर एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट में यूनियन लिस्ट में है हमारे 100 सब्जेक्ट, तो वही स्टेट लिस्ट में है हमारे 61 सब्जेक्ट्स, तो वही कंकरेंट लिस्ट में है हमारे 52 सब्जेक्ट्स। कितने दोस्तों? 52 सब्जेक्ट्स। ओके, 52 सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों जो यूनियन लिस्ट है ना, here in union list central government has the exclusive right to make laws on the subject mentioned in the union list में जितने भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर कंप्लीटली अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉज बनाने का। ओके, तो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखता हूँ चलूंगा दोस्तों, here center has the exclusive right, to make Here center has the exclusive right to make laws on the subjects mentioned in a यूनियन लिस्ट में दोस्तों जो ये 100 सब्जेक्ट जो दिए रखे हैं, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अधिकार बनाने, लॉज बनाने का अधिकार किसे है? यूनियन गवर्नमेंट को है ना। और साथ में जो स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट जो है, इनके ऊपर लॉज बनाने का कंप्लीटली अधिकार किसका है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट का। हियर स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव राइट, स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव राइट to make laws on the subjects mentioned in the state list, okay, mentioned in the state list। तो स्टेट लिस्ट में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उनके ऊपर एक्सक्लूसिवली राइट किसका है लॉज बनाने का? स्टेट गवर्नमेंट का। उनके ऊपर लॉज कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों दिस कैन बी डन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये आपने याद रखना है ना दोस्तों। क्या चीज है कि दिस कैन बी डन ओनली इन नॉर्मल सिचुएशंस या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ओके, कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसे तो ये जो 61 सब्जेक्ट मेंशन है स्टेट लिस्ट पे, इनके ऊपर पूरा अधिकार है लॉज बनाने का स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन यह सब कब है? जब सिचुएशन ऑर्डिनरी होगी, नॉर्मल सिचुएशन होगी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस की,
है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में स्टेट्स की जो लॉ बनाने की पावर है वो वहां पे सस्पेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इमरजेंसी सिचुएशन की, है ना, अगर मैं बात करूँ स्टेट इमरजेंसी की, तो दोस्तों स्टेट इमरजेंसी में है ना, जो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो लॉज बनाती है वो कौन बनाती है? यूनियन गवर्नमेंट। कौन बनाती है दोस्तों? यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन लेजिस्लेचर हम बात करते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर लॉज बनाती है ना। तो ये था कि ये कब नॉर्मल सिचुएशंस में लॉ बनाएगी इन 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, तो वही कंकरेंट लिस्ट की मैं बात करूं तो कंकरेंट लिस्ट में जो लॉज बनाने का अधिकार होता है वो यूनियन को भी होता है और स्टेट को भी होता है। हियर बोथ कैन मेक लॉज ऑन, हियर बोथ यूनियन एंड स्टेट मेक लॉज। यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। अगर दोस्तों ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसे हमने बोरो करा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो कर रखे हैं। कहां से बोरो कर रखा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट पे, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है एट प्रेजेंट 52, उनके ऊपर लॉज बनाने का अधिकार यूनियन को भी है और स्टेट को भी है। Here, state are free to make laws on a concurrent list. If union will make laws on that subject, then it is the center whose law will prevail. दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि मान लो जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है दोस्तों, है ना, एजुकेशन हमारा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, मान लो सभी स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से एजुकेशन पॉलिसीज बना रखी है। ओके, क्योंकि स्टेट फ्री है एजुकेशन के ऊपर लॉ बनाने के लिए, है ना। तो मान लो स्टेट्स ने एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर लॉ बना रखे हैं, है ना। कुछ स्टेट और सभी ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लॉज बना रखे हैं। ओके, अगर मान लो कल को यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो डिस्पैरिटी है, जैसे कि लिटरेसी रेट्स में डिस्पैरिटी है, किसी में लिटरेसी रेट 90%, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 95, किसी में 97, मान लो यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी आए और, है ना, पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी आए एजुकेशन पर। तो और मान लो यूनियन गवर्नमेंट भी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक लॉ बना देती है ना। अब मान लो आप ऐसा सपोज करिए कि ऐसा हुआ कि स्टेट ने लॉ बना रखे थे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे थे, स्टेट ने लॉज बना रखे थे एजुकेशन के ऊपर, तो वही यूनियन गवर्नमेंट अब लॉज बना देती है एजुकेशन के ऊपर, है ना। तो स्टेट कुछ कह रही है ना, स्टेट उस पॉलिसी के एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ कह रही है, तो वही यूनियन उस एजुकेशन पॉलिसी के एजुकेशन पॉलिसी पर उसका एंटी बोल रही है या उसका अपोजिट कह रही है। तो इस केस में, है ना, स्टेट कुछ कह रही है लेकिन यूनियन गवर्नमेंट उस चीज का अपोजिट कह रही है, तो उस केस में किसका लॉ प्रिवेल करेगा? स्टेट का या फिर यूनियन का? तो दोस्तों इस केस में जो लॉ प्रिवेल करते हैं हमारा, वो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा उस केस में, है ना। ऐसे तो स्टेट फ्री है ना। हियर 52 एरियाज इन विच स्टेट आर फ्री टू मेक लॉज, state are free to make laws on these 52 areas, but tomorrow if union will make law, then the state law does not prevail, है ना, then the state law does not prevail, it is the union who prevails। okay, तो दोस्तों ये था हमारा एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब जो यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट है दोस्तों वो हमें मालूम होना चाहिए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें पता रहने चाहिए। तो वही स्टेट लिस्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें पता रहने चाहिए, तो वही कंकरेंट लिस्ट के भी कुछ सब्जेक्ट हमें मालूम रहने चाहिए। तो उन्हें ही अब देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने कहा कि यूनियन लिस्ट में एट प्रेजेंट कितने हैं दोस्तों? एट प्रेजेंट कितने हैं? 100 सब्जेक्ट है। तो वही स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट कितने हैं? 61 है। तो वही कंकरेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट कितने हैं दोस्तों? 52 सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, इट कंटेन्स मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे कि दोस्तों ये जो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है, इसको आपने ध्यान में रखना है ना, इसको मेमोराइज कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफेंस है ना दोस्तों, डिफेंस है ना, डिफेंस किस लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट में है। तो वही आर्मी भी किस में है? यूनियन लिस्ट में है। वही इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट जो है वो भी किस पे है? यूनियन लिस्ट में है ना। फॉरेन पॉलिसी बनानी है वो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। किसी के साथ ट्रीटी करनी है कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो वही रेलवे हो गया,
पोर्ट्स हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए, ये भी किसके लिस्ट में है, यूनियन की लिस्ट में है। ओके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट। बैंकिंग सेक्टर किसकी लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट। ओके दोस्तों, ये याद रखना अपने, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक किसकी लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। तो वही इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स किसकी लिस्ट में है दोस्तों, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन लिस्ट में है। सेंसस जनगणना यूनियन लिस्ट का पार्ट है। वही स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों यूनियन लिस्ट का एक पार्ट है ना। ऑडिट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, है ना, जो यूनियन का अकाउंट और स्टेट्स के अकाउंट का ऑडिट करते कौन है, यूनियन करती है। कॉर्पोरेशन टैक्स इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉर्पोरेशन टैक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कॉर्पोरेशन टैक्स किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का। तो वही टैक्सेस ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन सर्विसेज किसका पार्ट है दोस्तों, यूनियन लिस्ट का। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जो भी इनकम है उसको, वो भी किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं टैक्सेस ऑन सर्विसेज। जो टैक्सेस ऑन सर्विसेज है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज है दोस्तों, 88th अमेंडमेंट, 88th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 88th अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था 2003 में, है ना। इसने एक सब्जेक्ट मींस ऐड करा था यूनियन लिस्ट में, वो कौन है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। ये दोस्तों ऐड हुआ था 88th अमेंडमेंट एक्ट से यूनियन लिस्ट में। ओके, तो वही स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है ना, दे आर रीजनल इंपॉर्टेंस, दे आर ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस। ओके, जैसे कि इसमें जो आते हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये आपने याद रखने हैं। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। ओके, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये भी किसका पार्ट है, स्टेट का पार्ट है, जिसमें हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज आते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके पार्ट है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर किसका पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट है स्टेट लिस्ट का। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम किसका है, स्टेट का। तो वही इस चीज को इंक्लूड है ना, इसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है यूनियन लिस्ट में। यहाँ पे क्या है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पे वे इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जितनी भी इनकम है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो वही कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, तो कंकरेंट लिस्ट में दोस्तों जैसे एजुकेशन हो गया हमारा, है ना, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इसके ऊपर कंकरेंट दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये भी कंकरेंट का पार्ट है। ट्रेड यूनियंस, ये भी आपने याद रखना है दोस्तों, ट्रेड यूनियंस किसका पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट का। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्रीज, ये भी किसका पार्ट है दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट का। ओके, तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है तीनों में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड जो हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि 88th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2003 में, जिससे कि एक, है ना, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन सर्विसेज को ऐड किया गया है। हमने लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन सर्विसेज भी यहाँ पे, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। ओके, स्टेट लिस्ट में हमने देखने हैं अब और कि जो दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपको मालूम ही है 1976 में। इसने, हमने कहा कि जो स्टेट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट होते थे दोस्तों, ओरिजिनली कितने थे, 66 सब्जेक्ट थे। लेकिन फिर इस अमेंडमेंट ने क्या किया है, इसके 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए, किसमें ट्रांसफर कर दिए, हमारे कंकरेंट लिस्ट में, है ना। तो कंकरेंट लिस्ट में पहले कितने थे, 47 थे, फिर इसमें ऐड हो गया 5 सब्जेक्ट और फिर बन गए हमारे इसमें 52 सब्जेक्ट। ओके, तो स्टेट लिस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इनटू द कंकरेंट लिस्ट। वे कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से दोस्तों, यही जो हमने देखे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, 3 तो यही है ना। कौन कौन से है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स, इनको लिख लो दोस्तों, कौन कौन से थे ये जो ट्रांसफर हुए थे कंकरेंट लिस्ट में। एक था हमारा एजुकेशन, एजुकेशन, दूसरा था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ,
एंड बर्ड्स। थर्ड था दोस्तों फॉरेस्ट। फोर्थ था वेट एंड मेजर्स। फिफ्थ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स, अदर देन, इसमें मेंशन नहीं होंगे कौन से, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, उनके ऊपर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी, अब कौन बनाएगी, अब बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। पहले किसके पास थी, स्टेट के पास है। ओके, तो वही वही एक चीज और है कि एक अमेंडमेंट और हुआ है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसे हमने याद रखना है। वो क्या है, वो है दोस्तों कि एक 69th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। क्या दोस्तों, 69th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 69th अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ था ये, 1991, ठीक है। 69th अमेंडमेंट एक्ट लाया था, है ना। 69th अमेंडमेंट एक्ट मेड अ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू नेशनल कैपिटल, यानी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड एक प्रोविजन बनाया था इन्होंने। और कहा था इस अमेंडमेंट के तहत कि अब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज नहीं बनाएगी। यानी कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड थर्ड वन पुलिस, ये तीन सब्जेक्ट के ऊपर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बनाएगी। तो इनके ऊपर दिल्ली के लिए लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। कौन बनाएगा दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ओके, यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी यहाँ पर। ये कब हुआ है, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में, है ना। इसने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया रिलेटेड टू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर जितने भी लॉज मेंशन है, उनमें से 3 सब्जेक्ट उनके ऊपर लॉज नहीं बनाएगी। वो कौन कौन से, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। ओके, तो ये था हमारा स्टेट स्टेट लिस्ट। तो वही अगर यूनियन लिस्ट के हम बात करें तो यूनियन लिस्ट, है ना, जितना अभी यहाँ तक हमने समझा कि यूनियन लिस्ट में दोस्तों कितनी पावर है। यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किसमें है, यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किसमें है, यूनियन लिस्ट में है। दूसरा हमने देखा कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट स्टेट का है, लेकिन वो किसमें, नॉर्मल सिचुएशन में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कौन बना देगा, पार्लियामेंट बना देगी, है ना, पार्लियामेंट बना देगी। इसका मतलब है दोस्तों, जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसपे 100 सब्जेक्ट है, और ये चीज है, इससे हम ये बता सकते हैं कि जो यूनियन है वो सेंटर स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग है। यूनियन की पावर स्टेट की पावर से ज्यादा है, ये हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं इस बेसिस पे कि यूनियन लिस्ट सिग्निफाइज द स्ट्रांग सेंटर एज इट हैज मोर सब्जेक्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों कि मान लो ऐसे सब्जेक्ट, है ना, ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट, ना कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों में नहीं है, तीनों में वो सब्जेक्ट नहीं है ना। तो उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उस सब्जेक्ट को हम बोलेंगे रेसिजुअरी सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, रेसिजुअरी सब्जेक्ट। रेसिजुअरी सब्जेक्ट, मान लो कल को अब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, कल को सपोज ऐसा हो जाए कि किसी एक ऐसी चीज के ऊपर लॉ बनाना पड़ जाए जो ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलेंगे क्या, रेसिजुअरी सब्जेक्ट, है ना। क्या बोलेंगे, रेसिजुअरी सब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सब्जेक्ट दैट आर नॉट मेंशन्ड एनी ऑफ द 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेसिजुअरी सब्जेक्ट। और रेसिजुअरी सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाने का अधिकार कैसे है दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन लेजिस्लेचर को। यानी अंडर आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लेजिस्लेचर या मेक लॉज ऑन यूनियन मेक लॉज ऑन रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स, ऑन रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स। ओके, रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स।
तो दोस्तों ये था हमारा 7th शेड्यूल, जिसे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। शेड्यूल दोस्तों कुछ नहीं होता है बल्कि डिटेल्स होती हैं कुछ, या डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है कुछ आर्टिकल्स की। ओके, तो जो आज हमने देखा दोस्तों, वो हमने देखा थोड़ा सा डिफरेंस देखा हमने फेडरल पॉलिटी एंड यूनिटरी पॉलिटी में। फेडरल पॉलिटी में हमने डिफरेंस देखा कि यहाँ पे स्टेट्स एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा फेडरल पॉलिटी में कि जो स्टेट्स होती हैं वो अपने लिए लॉज बनाती है। यहाँ पे स्टेट मेक लॉज फॉर देयर ओन, यहाँ पे स्टेट अपने लिए लॉज नहीं बनाती है। स्टेट कैन नॉट मेक लॉज फॉर देयर ओन, द लॉज इवन फॉर द स्टेट मेड बाय द यूनियन। इनके लिए भी लॉज कौन बनाती है? यूनियन। फिर स्टेट्स का काम क्या रहेगा? टू इम्प्लीमेंट दी लॉज, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा 7th शेड्यूल में हमने देखा कि जो भी हमने देखा इसको आप दोबारा से सुन लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हम देखेंगे कि भाई अगर फेडरल नेचर है, अगर हमारी स्टेट में फेडरल नेचर है, तो ऐसे कौन से प्रोविजन है जो हमारे, है ना, जो हमारी स्टेट को फेडरल स्टेट बनाते हैं। अगर हमारी स्टेट में यूनिटरी नेचर है तो ऐसे कौन से प्रोविजन है जो हमारी स्टेट को यूनिटरी बनाते हैं, है ना। तो मोस्टली हम जो फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। आज तक फ्रॉम हिमाचल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।